Hello students, I have come again with yet another chapter. आज का जो चैप्टर की समरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो आपके फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। अब इसमें व्हाट डज लॉस्ट स्प्रिंग मीन? स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड का खो जाना। चाइल्डहुड का खो जाना कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर चिल्ड्रन हैं जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनको अपने फैमिली का देखभाल करना रहता है, उनके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, बजाय उसके वो काम पे चले जाते हैं, तो उनका जो बचपन है वो लॉस्ट हो चुका होता है। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है। ये जो स्टोरी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है, इस पहले पार्ट का जो स्टोरी है वो एक रैग पिकर के बारे में है। रैग पिकर यानी कि जो गार्बेज डंप में से कूड़ा बिनता है, उसके बारे में ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के जो ऑथर है उनका नाम है अनीस जंग। अनीस जंग एक इंडियन वुमेन ऑथर है, जर्नलिस्ट है और एक कॉलमनिस्ट भी है। कॉलमनिस्ट मतलब वो अपना कॉलम छापती है न्यूज़पेपर्स में, मेजर न्यूज़पेपर्स जो इंडिया में और अब्रॉड में भी उनका कॉलम्स छापा जाता है, और जिसके कारण वो देश भर में घूम के इसी तरह के लॉस्ट जो चाइल्डहुड है वो उसके बारे में वो स्टोरीज कलेक्ट करती है। और ये जो स्टोरी है ये उन्हीं की लिखी हुई एक किताब है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसी स्टोरी में से इसी बुक में से ये जो एक्सर्ट है ये लिया गया है। ये जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये उन्हीं की बुक का एक छोटा सा एक्सर्ट है। अब ये जो स्टोरी शुरू होती है, ये शुरू ऐसा होता है कि ऑथर के जो नेबरहुड में एक गार्बेज का डंप था, वो अक्सर कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को वहां पे आके गार्बेज बिनते हुए देखते रहते थे। कुछ दिन बाद वो जाके उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम लोग ढाका बांग्लादेश से आए हुए हैं, और हमारा जो फील्ड था बांग्लादेश में और हमारा जो घर था वो आंधी से और बाढ़ से वो खराब हो चुके हैं, नष्ट हो गए हैं, तो इसके वजह से हम लोग अपना देश छोड़ के यहाँ पे हम लोग रहने के लिए आ गए हैं। तो अनीस जंग पूछते हैं उन बच्चों से, तो तुम लोग यहाँ पे गार्बेज क्यों पिक करते हो, तुम लोग रैग पिकिंग क्यों करते हो, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? और उस पे वही लड़का बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, अगर किसी ने मेरे नेबरहुड में स्कूल बना दिया तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। तो उस पे अनीस जंग कहते हैं कि इफ आई मेक अ स्कूल फॉर यू, अगर मैं आप लोगों के लिए स्कूल बनाती हूँ तो क्या आप लोग उस स्कूल में जाओगे? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं अगर आपने स्कूल बनाया तो मैं उस स्कूल में जरूर जाऊंगा। पर अनीस जंग को वो रियलाइज होता है कि ये जो मैंने प्रॉमिस किया है इस लड़के से ये एक हॉलो प्रॉमिस है, क्योंकि इस लड़के के पास ना तो ढंग के कपड़े हैं, पैसा नहीं है इसके पास ढंग के कपड़े खरीदने के लिए, ना तो खाना खाने के लिए प्रॉपर पैसे हैं, तो इसको मैं कैसे स्कूल जाने के लिए ये कैसे अफोर्ड कर सकता है, कैसे मैं ये बात कह सकती हूँ? उसके बाद कुछ दिन बाद ये लड़का एक दिन दौड़ता हुआ अनीस जंग के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया? मैं रेडी हूँ जाने के लिए, अगर जैसे ही आपका स्कूल बन जाता है आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके स्कूल में जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो अनीस जंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैंने इस लड़के से फॉल्स प्रॉमिस किए हैं, ये बेचारा उम्मीद लगाए बैठा है कि कब मेरा स्कूल तैयार होगा और वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। तो अनीस जंग उस लड़के से कहता है कि बेटा स्कूल बनने में टाइम लगता है, लगभग 1 साल लग जाएगा, और जैसे ही मेरा स्कूल तैयार होता है मैं तुमको बताऊंगा, तुम उस स्कूल में जाने लगना। फिर अनीस जंग उस लड़के से उसका नाम पूछता है और वो बताता है कि मेरा नाम साहिब है। तो अनीस जंग सोचते हैं कि इस लड़के को शायद अपने नाम का मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि साहिब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर इसको अपने नाम का मीनिंग पता होता तो कभी भी बेयर फुट, नंगे पांव अपने बाकी दोस्तों की तरह वो दिन भर इधर उधर नहीं घूमता होता। फिर अनीस जंग उस लड़के से पूछता है कि वो पूछती है कि तुम शूज क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल्स या स्लीपर तुम क्यों नहीं पहनते हो, तुम हमेशा नंगे पांव क्यों घूमते रहते हो? तो साहिब कहता है कि मेरी जो मदर है वो शेल्फ से जो न्यू शूज है वो कभी उतार के देती नहीं है। तो उस पे एक दूसरा लड़का कह उठता है कि उसकी मदर अगर उसको शूज उतार के देगी भी तो भी साहिब पहनेगा नहीं, वो उसको फेंक देगा, क्योंकि साहिब को बेयरफुट रहना ही पसंद है। और ये जो लड़का बोल रहा था उसके पैर में एक बिल्कुल ही अलग मैच के 2 जूते वो पहन रखे थे।
एक और तीसरा लड़का था उन्हीं के ग्रुप में, वो बोलता है कि आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने आज तक अपने अभी तक के लाइफ में इसने कभी भी शूज पहने नहीं थे, तो इसको शूज का बहुत ज्यादा शौक था। अनीस जंग जो रहती है वो पूरे देश भर में इसी तरह की स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए वो देश भर घूमती रहती है, और उन्होंने वहीं तब खड़े खड़े इन बच्चों की बातें सुन के उन्होंने तब रिकॉल किया, उनको ये याद आया कि वो अक्सर जब देश भर में घूमती है तो उनको बहुत से बच्चे बिना शूज के दिखे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में क्या लैक ऑफ मनी के कारण ये बच्चे शूज नहीं खरीद के पहन पा रहे हैं, या कोई कल्चरल मैटर होगा, मतलब उनके धर्म में ऐसा होगा कि वो शूज नहीं पहने, बेयरफुट ही घूमे। फिर तभी उनको एक स्टोरी भी याद आती है जो कि उनको एक नरेटर ने सुनाई थी, जो कि उडीपी से थे। वो नरेटर कह रहे थे कि एक लड़का था, छोटा सा एक स्कूल बॉय था, वो जब स्कूल जाता था तो उसको एक टेम्पल के सामने से पास होना रहता था, और उस टेम्पल का जो प्रीस्ट थे, मतलब जो पुजारी थे, वो उस लड़के का फादर था। और वो लड़का रोज स्कूल जाने से पहले उस टेम्पल के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के भगवान से न्यू पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करके फिर वो स्कूल जाता था। और वही नैरेटर 30 इयर्स के बाद जब दोबारा से उसी सेम विलेज को विजिट करते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जो छोटा सा लड़का था अब वो उस टेम्पल का न्यू प्रीस्ट बन चुका था, और उसका जो बेटा था उसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म थे, मतलब उसके पास एक पेयर ऑफ शूज भी था जिसको पहन के वो स्कूल जाता था। तो इसका मतलब जो वो छोटा लड़का प्रे करता था उसका असर भगवान ने सुन लिए उसके प्रेयर, और उसका असर किस पे हुआ, उस न्यू प्रीस्ट के बेटे पे, मतलब उसके बेटे को अब शूज मिल गई थी। तो इस पे अनीस जंग जो है वो सोचते हैं कि उस न्यू प्रीस्ट के बेटे को तो शूज मिल गई है, पर इस रैग पिकर, इस साहिब का क्या होगा, क्या इसको मिल पाएगी शूज? तो शूज जो है यहाँ पे बेसिक नीड्स को रिलेट किया गया है, मतलब वो जो लड़का था अब उसको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल रही थी, जो न्यू प्रीस्ट का लड़का था उसको सारी प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज मिल रही थी, पर इस रैग पिकर का क्या होगा, ये अनीस जंग सोच रहे थे। फिर एक दिन अनीस जंग को साहिब अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाता है, और ये लोग सीमापुरी, जो कि दिल्ली का आउटस्कर्ट्स है, दिल्ली के बहुत मीलों दूर एक एरिया बना हुआ है जहां पे ये लोग रह रहे हैं, और ये लोग बांग्लादेश से 1971 में बांग्लादेश छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आए थे। उस समय सीमापुरी जो था वो वहां पे बहुत ही कम लोग रहते थे, पर आज वहां पे कुछ भी जगह बचा नहीं है, सब पूरे एरिया में घर बन चुका है, और उनका जो घर का स्ट्रक्चर है वो मड का बना हुआ है, और जो रूफ है, छत है, वो टिन का बना हुआ है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही खराब पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। और इसी एरिया में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, और ये लगभग 30 साल पहले से रह रहे हैं। ये जो सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स है, इनकी जो फैमिली है, ये क्योंकि अपना खुद का कंट्री बांग्लादेश छोड़ के यहाँ रहने के लिए आए हैं, तो इसीलिए इनके पास कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है इनके पास सिवाय राशन कार्ड के। और ये जो रैग पिकर्स सीमापुरी में रह रहे हैं, इनका ये मानना है कि हमारे लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है। अगर हम दिन भर की मेहनत के बाद अपनी पूरी फैमिली को पेट भर खाना खिला के सुला पा रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और इसीलिए हम अपने बांग्लादेश को छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास आइडेंटिटी तो थी पर फूड नहीं था, क्योंकि हमारा घर और फील्ड बर्बाद हो चुका था। तो इसी कारण हम अपनी आइडेंटिटी को क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम अपना देश छोड़ के यहाँ पे सीमापुरी में बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पेट भर के खाना मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है आपके पेज नंबर 15 में, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, ये दूसरे लाइन से शुरू हो रहा है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. इस लाइन में मेटाफॉर यूज हुआ है। ये जो सिल्वर कॉइन है इसको होप के साथ कंपेयर किया गया है।
और इस लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये कभी भी स्कूल जाने के लिए जिद नहीं करेंगे और ना ही रैग पिकिंग का काम डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनको अक्सर यहाँ से रैग पिकिंग करते वक्त कभी ना कभी कभी या तो रुपी मिला है, कभी कॉइन मिला है, कभी उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम मिला है, तो ये इनके लिए होप बन जाता है। तो अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं और हमको अगर सामने से कुछ उम्मीद नजर आती है तो हम उस काम को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करते, हम उस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं इसी उम्मीद में कि आगे शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। तो ये जो सीमापुरी के बच्चे हैं रैग पिकिंग करते हैं, इनके लिए भी यही है, क्योंकि उनको वैल्यूएबल आइटम्स मिलता रहता है गार्बेज पिक करते वक्त, तो ये कभी भी इस काम को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू हमेशा करते रहेंगे। फिर एक दिन विंटर का मॉर्निंग था और उस पे साहिब दिख जाता है दोबारा से अनीस जंग को। अब ये जो लड़का था ये खड़ा था एक गेट के पास जो कि एक पार्क का गेट था और यहाँ पे लोग अक्सर आते थे टेनिस खेलने। तो जैसे ही अनीस जंग साहिब के पास जाती है, साहिब कहता है कि मैं इस गेट के पास अक्सर खड़ा रहता हूं और जब यहाँ के सारे लोग निकल जाते हैं बाहर तो ये जो गेट कीपर है ये मुझे अलाउ करते हैं अंदर, ताकि मैं अंदर जाके झूला झूल सकूं। और अब की बार साहिब के पैरों में टेनिस के शूज थे। जब मैंने पूछा, मतलब अनीस जंग ने जब साहिब से वो पूछी कि ये टेनिस शूज तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो उसने कहा कि मुझे किसी ने दिया है। और जब अनीस जंग ने गौर से देखा तो वो जो टेनिस का शूज था उसमें एक होल था। तो इसका मतलब यही है कि किसी रिच बॉय ने, क्योंकि उस शूज को डिस्कार्ड कर दिया था, एक होल होने के कारण शायद वो नहीं पहनना चाहता था उस शूज को, तो इसीलिए उसने उस डिस्कार्ड किया हुआ शूज को इस लड़के को, साहिब को दिया था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश था, उस शूज को पहन के वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। फिर एक दिन साहिब जब दिखता है अनीस जंग को तो अब की बार उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था और जैसे ही अनीस जंग पूछती है कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, तो साहिब कहता है कि अब मैं रैग पिकिंग का काम नहीं करता हूँ बल्कि मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ और मैं वहां जा रहा हूँ दूध लाने के लिए। फिर वो रोड के दूसरी तरफ पॉइंट करके बताता है कि वो है जो टी का स्टॉल वहां पे बना हुआ है, मैं उसी पे जॉब करता हूँ और वहां मुझे हर महीने 800 रुपीज मिलती है और साथ में दिन भर का खाना मिलता है। इस लड़के के ये बात कहने के बाद अनीस जंग को ये लगता है कि क्या साहिब को ये काम करना पसंद है, क्योंकि उसकी फेस में वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो खुशी उसको रैग पिकिंग करते वक्त नजर आती थी। उसके फेस में जो खुशी, वो खुशी अभी उसके फेस में नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन है एक लाइन का, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. इस लाइन का ये लिटरल मीनिंग ये है कि साहिब के पास जो स्टील का कैनिस्टर था अभी वो ज्यादा हैवी था इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक बैग जिसमें वो रैग पिकिंग करता था, वो ज्यादा लाइटर थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग था उसका ओनर साहिब खुद था और ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये किसी और का है, मतलब साहिब किसी और के लिए काम कर रहा है। अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है। ये थी फर्स्ट स्टोरी की समरी। दूसरी स्टोरी की समरी पार्ट 2 के वीडियो में अपलोड की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।